सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं और आप देख रहे हैं एवोल्यूशन फिजिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 देखेंगे और आगे चलने वाले हैं क्लास 11th में, जो कि पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 चला गया था। क्योंकि भैया एनसीईआरटी में ना अदिश और सदिश करके कोई चैप्टर है ही नहीं। मतलब चैप्टर 2 जो भारतीय भवन में बोलता है ना कि चैप्टर 2 हमारा अदिश और सदिश है, वो एनसीईआरटी में बोलता है नहीं, वो टॉपिक बना दिया है, बहुत सारा टॉपिक अदिश और सदिश से रिलेटेड। तो वहाँ चले गए थे भारतीय भवन से, तो अब इससे नहीं जाना है, ये तो हर बार ये हमारा ट्रैक से अलग कर देगा। ठीक है, तो चैप्टर 2 से एनसीईआरटी से चल रहा था, त्वरण ये सब हो गया था। ठीक है, चाल ये सब, वेग ये सब, सभी 9th का वीडियो है, वो वाला देख सकते हैं आप, उसे क्लियर हो जाएगा, आपको पता होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, गति का समीकरण देख लेंगे आज थोड़ा सा, और न्यूमेरिकल चैप्टर 2 मैं बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है, शॉर्ट वाला तो दिक्कत नहीं है, वो 9th में मैं लेवल 1 और लेवल 2 बता दिया हूँ, और लेवल 3 जो है थोड़ा सा जो डिफिकल्ट होता है 11th के लिए, और थोड़ा सा डिफेंस जिसमें पूछा जाता है उसमें, उसके लिए हम लास्ट में ले आएंगे। ठीक है, तो सिलेबस खत्म करने के बाद लास्ट में आएगा तो न्यूमेरिकल्स और थ्योरम साथ में देखेंगे। ठीक है, हाँ, साथ में न्यूमेरिकल्स देख लेंगे और फिर उसके बाद थ्योरम देख लेंगे, जो कि दोनों एग्जाम के लिए वीवीआई होता है। ठीक है, थ्योरम ज़्यादा होता है, न्यूमेरिकल्स कम होता है, स्टेट बोर्ड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद अभी देखने वाले हैं चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ पे चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाएगा, जो कि है समतल में गति, मोशन इन प्लेन। ठीक है, और उसमें फिर हम लोग सदिश और अदिश को देखेंगे, क्योंकि अदिश और सदिश मैंने देख लिया था अच्छे से, स्केलर क्वांटिटी पूरा अच्छे तरह से, और सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी भी। लेकिन इसके बाद एक और बनेगा टॉपिक, वो बनेगा सदिश के योगफल का नियम, या सदिश के त्रिभुज का नियम, या चतुर्भुज का नियम। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि कितने सारे टॉपिक्स हैं, ख़त्म नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अब से भारतीय भवन हम लोग नहीं चलेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी ही चलेंगे, ये बहुत डाइवर्ट करता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहला टॉपिक, गति का समीकरण। ठीक है, गति का समीकरण पर न्यूमेरिकल्स जो भी 9th में बेसिक वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 11th में जो भी न्यूमेरिकल होगा मैं लास्ट बताऊंगा, मैंने बताया जैसा कि। ठीक है, तो ये टॉपिक है फर्स्ट, गति का समीकरण। ठीक है, अब देखिए गति का समीकरण है क्या आखिर, गति का समीकरण। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए सबको जानता है कि गति का समीकरण 3 है, जो भी 9th पढ़ा होगा वो बोला होगा। लेकिन आखिर गति का समीकरण होता क्या है? देखिए गति के समीकरण में क्या है ना, एक मोशन से रिलेटेड जितना भी चीज़ है, जैसे क्या है, वेग है, त्वरण है, विस्थापन है। ठीक है, विस्थापन है, दूरी है। ठीक है, और वेग के भी दो प्रकार होते हैं, एक अंतिम और एक शुरू वाला, यानी u और v, अंतिम वेग और इनिशियल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग। तो ये सब जो, और एक और हो गया जो भी समय लगता है इन सब में, यानी t v a और s। तो ये सभी जो भौतिक राशियां हैं, वेग है, त्वरण है, विस्थापन है, समय है, ये सभी से संबंधित बहुत सारा नियम दिया गया, न्यूटन सब जानता है। ठीक है, तो उससे समीकरण बना दिया गया। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल हम बनाते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 बना दिया गया इससे रिलेटेड, यानी वेलोसिटी को उठाया, त्वरण से उठाया, विस्थापन उठाया, समय उठाया, और तीनों से रिलेटेड 3 फॉर्मूला बना दिया गया, एक तरह समीकरण बना दिया। ठीक है, कि भैया 2 दिया रहेगा तो तीसरा निकलेगा, 3 दिया हुआ रहेगा चौथा निकलेगा, ऐसे करके। तो वो कौन कौन से समीकरण हम देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं पहले, इसको यहाँ से हटाते हैं। देखिए 3 है, सबको पता है, लेकिन वो कौन 3 है? तो भैया 9th में ये बहुत सारा है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, ए सबसे पहला है, मैंने बताया था u भी आएगा, u भी आएगा, यानी v मतलब अंतिम वेग और u मतलब प्रारंभिक वेग। तो सब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी बताया कि संबंध है, रिलेशन है, किसके किसके बीच में? तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और विस्थापन और समय के बीच में। जैसे v बराबर u प्लस ए टी, यानी v इधर, a इधर और t इधर, तो इन तीनों का संबंध हो गया समीकरण 1, यानी समीकरण पहला, गति का समीकरण। ठीक है, तो a हो गया हमारा। समझ गए इसमें क्या क्या है? यानी कोई 3 का मान रहेगा तो चौथा निकल जाएगा। समझ गए? हाँ, तो ये ऐसा है। अब इसको डिराइव कैसे करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे, सब छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे चल के जब खत्म हो जाएगा सिलेबस तो देखेंगे इसको आगे सिद्ध कैसे करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको लास्ट में इसलिए बताएंगे ताकि याद रहे एग्जाम से पहले, तो अभी पढ़िए तो भूल जाइएगा। हाँ, अब एक है s बराबर
एस बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस क्या है, विस्थापन हो सकता है, दूरी हो सकता है, एक नियत दूरी, न्यूनतम दूरी, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे यू वही शुरू वाला वेग, टी समय, हाफ ए टी स्क्वायर यानी हाफ इंटू में, और ए यहाँ पे त्वरण, और टी स्क्वायर यानी समय का स्क्वायर कर दिया गया है। और एक और है थर्ड न्यूमेरिकल, मतलब थर्ड इक्वेशन, जो कि भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ए एस। तो भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस ए एस यानी त्वरण गुणे विस्थापन। दूरी भी हो सकता है, यहाँ पे मैं बताऊंगा जब न्यूमेरिकल लूँगा तो कितना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये तीन ही क्या है, इक्वेशन है गति पर, ठीक है। अब इस पर जो न्यूमेरिकल्स बनेगा बहुत ही इजी बनेगा लेवल 1 का, मतलब अंतिम वेग दे देगा, ये प्रारंभिक वेग दे देगा, समय दे देगा और एक्सेलरेशन पूछेगा, ऐसे करके टर्म्स को बदलेगा, ठीक है। मतलब ए दे देगा तो ए पूछेगा, मतलब कोई 3 दे देगा चौथा पूछेगा, यही है ना। सब में 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में 4 है तो कोई 3 देगा और चौथा पूछेगा। एक हाइट भी रह सकता है, मतलब अगर वृत्त पे कुछ पूछा, वृत्त से रिलेटेड, तो उसका भैया परिधि हम लोग जानते हैं 2 पाई आर होता है, तो हो सकता है एस गायब रहे लेकिन एस अंडरस्टूड रहे, मतलब एस छुपा हुआ रहे, सबको पता रहे, तो वैसे में भी क्या कर सकता है, एक नहीं रह सकता है, तो 2 दे देगा, एक पूछेगा ऐसे, और एक हाइट रहेगा, समझना रहेगा, ठीक है। ऐसे भी रह सकता है। आप लोग 9th का जाइए किसमें, चैप्टर 2 पे, उस पे न्यूमेरिकल्स मैंने बताया है, वो वाला देख लीजिए, लेवल 1 आप लोग का क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक लेवल 2 का और 3 का बात है वो हम लोग देख लेंगे ख़त्म करने के बाद सिलेबस, ठीक है। कोई भारी बात नहीं है, इस पर आपको न्यूमेरिकल आता होगा 9th में अगर पढ़े होंगे तो, ठीक है। आप खुद से ही बना सकते हैं, 9th का बुक उठा लीजिए, 11th का भी बुक उठा लीजिए, जो लोग बेसिक वाला है वो आप लोग बना सकते हैं, कोई भारी बात है नहीं। अब कोई 2 का मान 3 का मान रखिएगा, अपने आप थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन है वो बनाइएगा, अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। इसको अब इरेज करते हैं क्योंकि पहला टॉपिक तो हमारा गति का समीकरण हो गया। मैंने बताया समीकरण क्या रिलेशन है, किसके किसके बीच में, वेग, त्वरण, विस्थापन और समय के बीच में। जल्दी से ट्रैक पे आना है हमें क्योंकि भारतीय वन की वजह से हम लोग ट्रैक से हट गए थे, तो भारतीय वन को यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। वो बहुत ही एक तरह से एमएससी लेवल का है, बीएससी लेवल का है, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छा से बताया गया है हर चीज़ को, बहुत ही डीप में, मतलब रिलेटेड टर्म्स भी आते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन किया है। एक तरह से वो क्या है, बीएससी के लिए बहुत है, इंटर के लिए नहीं। इंटर के लिए क्या है, एनसीईआरटी सही है। अब न्यूमेरिकल्स मैंने बताया, न्यूमेरिकल्स लास्ट में देखेंगे, क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भूल जाइएगा और थ्योरम भी उससे साथ में। तो न्यूमेरिकल्स कब बनेगा, जब फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला कब आएगा, जब थ्योरम आएगा। ऐसा थोड़ी ना आपको समझ में आने वाला है फॉर्मूला भी कैसे बन गया, ठीक है। तो थ्योरम और न्यूमेरिकल लास्ट में, ताकि आप लोग भूले नहीं एग्जाम से पहले। हाँ सिंपल, और बेसिक न्यूमेरिकल तो हो ही गया आप लोग को, थोड़ा सा एडवांस बता देंगे और थ्योरम बता देंगे। थ्योरम 11th में ज़्यादा नहीं है, मतलब मेन में अगर थ्योरम मानिए तो 10-12 थ्योरम है 11th में, जो कि फिजिक्स में आता है, मतलब ऑलमोस्ट एक थ्योरम हर चैप्टर पे है। अच्छा लंबा वाला, बड़ा वाला, छोटे छोटे तो बहुत सारा है जो कि एप्लीकेशन होता है, अनुप्रयोग होता है, वही 12th में भी उतना ही है। और न्यूमेरिकल्स वही 12 थ्योरम पे लगभग 24-25 न्यूमेरिकल बनेगा, यानी टाइप बनेगा 24-25, एग्जाम्पल्स उसके बहुत ही रिलेटेड बनेगा, बहुत ही ज़्यादा बनेगा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स भी छोड़ते हैं, अब आगे चलते हैं चैप्टर 3 पे, इसको इंट्रोड्यूस कर ही देते हैं आज। चैप्टर 3 क्या है, समतल में गति। देखिए समतल में गति चैप्टर 3 जो है, टॉपिक भी 3 चैप्टर भी 3 तो सेम हो जा रहा है। समतल में गति यानी मोशन इन प्लेन। अब देखिए ये है समतल में गति, इसमें आखिर पढ़ना क्या है, ये चैप्टर है, हमने समझा। सबसे पहले तो हमें यही पढ़ना है इसमें कि अदिश और सदिश होता क्या है। अदिश और सदिश पढ़ना है, सबसे पहले अदिश पढ़ेंगे फिर सदिश पढ़ेंगे। तो अदिश मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में, नहीं पिछले वीडियो में, तो वो देख लीजिएगा। सदिश भी बता दिया है तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो अदिश और सदिश भी हमारा हो गया है। अब इसके बाद क्या देखेंगे, तो सर सदिश का योग के नियम देखेंगे, सदिश के योग के नियम, जिससे एक और नियम है सदिश का, मतलब जो भी सदिश राशि होगा वो ए नियम पालन करेगा तभी माना जाएगा वो सदिश राशि। जैसे धारा नहीं करती है तो उसे नहीं मानते हैं। एग्जाम्पल ये सब मैंने सब बता दिया था, ठीक है।
सदिश योग नियम, ठीक है, सदिश के योग नियम। हाँ, अब ये सभी है, पहला टॉपिक तो यही होगा हमारा अगले वीडियो में, सदिश के योग का नियम। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा होगा एक अदिश गुणनफल होता है, ठीक है, अदिश गुणनफल होता है। तो अदिश गुणनफल होता है यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वो देखेंगे वो क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर ही देते हैं, ठीक है। देखिए, कोई भी दो अदिश राशि ले लेंगे तो उसका गुणनफल आखिर क्या निकलेगा, उसको गुना करने पर क्या निकलेगा, अदिश ही होगा कि सदिश होगा, वो हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। हाँ, और कुछ आई जे के करके है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बताने वाला नहीं हूँ मैं ये सब, क्योंकि अभी मैं ट्रैक पे ला रहा था सिलेबस को, ठीक है। किसके थ्रू, NCERT के थ्रू, क्योंकि यही है जो कि पूरा स्टेट बोर्ड्स में कॉमन होता है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, यूपी हो, झारखंड हो, बिहार हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि CBSE में भी यही कॉमन होता है, ठीक है। तो जो NCERT सही से पढ़ लिया हिंदी मीडियम से अच्छे से, वो कोई भी बोर्ड में आराम से 70+ 80+ ला सकता है, ठीक है, कोई भारी बात नहीं है। क्योंकि अधिकतर बोर्ड में अब क्या कर दिया है, 100 मार्क्स का रहता है तो 200 मार्क्स पूछता है, बोलता है 100 मार्क्स बनाइए मतलब अगर 10 प्रश्न है तो वो 20 प्रश्न देगा, बोले 10 बनाइए, ऐसे तो कौन नहीं बनाएगा। इतना आसान हो गया स्टेट बोर्ड, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, चाहे झारखंड हो, सब में ऐसे ही कर दिया है। बिहार में तो और ऑब्जेक्टिव है, आधा ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव में भी आधा में पूरा देता है, आधा बनाइए, यानी 100 ऑब्जेक्टिव देगा 50 बनाइए। फिजिक्स में 35 रहता है बनाना, लेकिन 70 देता है, तो कौन नहीं बनाएगा, इतना आसान हो गया है। तो आराम से 80+ आराम से आएगा, NCERT+ पढ़िए। और न्यूमेरिकल्स और थ्योरम देखेंगे तो आराम से 100 मार्क्स जाएगा ही जाएगा। हाँ, प्रैक्टिकल आप लोग देख लीजिएगा, कॉलेज को कुछ दे सकते हैं ना ही दीजिएगा, नहीं तो कभी कभी काट भी लेता है केमिस्ट्री में हमने दिया फिर भी कुछ नहीं दिया, मतलब और नंबर कम करके दे दिया, 30 में 17 ही दिया, बताइए 12th के केमिस्ट्री, छोड़िए सब। और देखिए थर्ड टॉपिक क्या होगा, तो अदिश गुणनफल हो गया, तो अब सिंपल सी बात है, सदिश गुणनफल होगा। सदिश गुणनफल यानी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होगा कि दो सदिशों को हम गुना करेंगे तो आखिर क्या होगा, कोण के आधार पर, एक्सिस के आधार पर, और ऐसा ही अगर सदिश राशि भी ले लिए तो कैसे होगा, ठीक है, वो इसमें पढ़ेंगे। और क्या है सर, हाँ, तो कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे हम सदिश और रिलेटेड, सदिश के रिलेटेड यानी वेक्टर से रिलेटेड कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे, कुछ फार्मूला पढ़ेंगे, रूल्स को अगर हटा दिया जाए तो फार्मूला रख दिया जाए, ठीक है, फार्मूला पढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल भी बनेगा सर, फार्मूला आया तो न्यूमेरिकल भी आ गया। कुछ थ्योरम्स भी आएंगे सर, थ्योरम्स भी आएंगे, हाँ, कुछ थ्योरम भी आएंगे। अब अदिश से भी कुछ ना कुछ रिलेटेड आएगा, यानी अदिश से भी, स्केलर से भी वही आएगा, फार्मूला आएगा, न्यूमेरिकल्स आएगा, फिर थ्योरम भी इससे आएगा। तो ऐसे करके बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। हाँ, प्रक्षेप गति भी इसी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन शायद बोलते हैं उसको, तो उसमें भी हम लोग यही पढ़ते हैं, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति, ठीक है, वो भी पढ़ते हैं कि भैया अगर हम ऐसे मार्कर को फेंक दिए ऐसे, तो ये वाला जो गति हुआ वो हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं समझा भी दिए, देखिए कितना सिंपल है। ऐसे जाता है ना, कोई भी वस्तु को छालते हैं तो अगर ऐसे जाएगा तो उसे प्रक्षेप गति कहेंगे, और अच्छे से बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये सभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। समतल प्लेन में यानी समतल में गति, मोशन इन प्लेन, चैप्टर 3 में यही सब पढ़ना है, ठीक है, और कुछ है नहीं। और फिर सर चैप्टर 4 में चल जाएंगे, यानी हमारे पास टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी 6 मंथ है, 6 मंथ है ना जी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, हाँ 6 मंथ है। अब 6 मंथ में चैप्टर कितने बचे, 13 चैप्टर हैं, हमारा 3rd चैप्टर में तो हमने आ गया, यानी 10 चैप्टर बचा, तो आराम से 15 दिन में एक चैप्टर क्लियर होगा। फिर भी हमारा न्यूमेरिकल्स और थ्योरम्स के लिए टाइम बचेगा, तो आराम से लास्ट में देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, 6 मंथ में अगर चाहें तो 12 चैप्टर हो सकता है, तो है 11, तो मतलब 15 दिन बचेगा, तो उसमें न्यूमेरिकल और थ्योरम देख लेंगे आसानी से, ठीक है, कोई भारी बात नहीं है। वैसा ही 12th में भी सिमिलर है। हाँ, 3-4 महीने में आराम से 10th और 9th खत्म हो जाएगा, उसके बाद आराम से VVI लाना है, ठीक है, दोनों के लिए, 10th के लिए व 12th के लिए। हाँ, और 9th और 11th के लिए भी आएगा एग्जाम से रिलेटेड वीडियो, ठीक है, क्योंकि अब 11th का भी एग्जाम लेने लगा है कुछ स्टेट बोर्ड, पहले कोरोना के चलते नहीं लेता था, लेकिन अब लेने लगा है, और अच्छा प्रश्न डालता है,
मतलब इजी नहीं रहता है 10th और 12th की जगह, थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे 11th में न्यूमेरिकल्स पढ़ते नहीं हैं और ना थ्योरम पढ़ते हैं, तो उससे बनता ही नहीं है। तो वो सभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो 11th में भी सब कुछ पढ़ना है, ताकि जब आगे चल के 12th पास करें तो या तो पहला एग्ज़ाम आप लोग डिफेंस दीजिए, नहीं तो आप लोअर डिफेंस दीजिए, जैसे एयरफोर्स, नेवी फोर्स, आईसीजी, ये सब, नहीं तो आप एनडीए की तैयारी कीजिए, मज़ा तो आएगा करने में। क्यों? क्योंकि हमारा 11th और 12th जो कि फंडामेंटल्स है, बेसिक है, वो हमारा क्लियर हो जाएगा आसानी से। तो सिर्फ एडवांस पढ़ेंगे हम लोग एयरफोर्स, नेवी फोर्स के लिए। अगले साल तो उसका भी वीडियो आने ही वाला है, ठीक है, वो भी स्टार्ट करेंगे। इस बार तो इनडायरेक्टली कर रहे हैं क्योंकि टाइम मिलता नहीं है, लेकिन हाँ अगले साल 2 वीडियो रेगुलर आएगी पर डे, एक आएगा डिफेंस के लिए, एक आएगा क्लास के लिए, ठीक है। और आप लोग का भी गलती है, शेयर करते नहीं है, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, व्यूअर्स कम आता है तो हम डालते ही नहीं हैं, क्योंकि कोई देखेंगे तो ना। हाँ, तो बस रहने देते हैं इस वीडियो में, बस इतना ही। और इतना मेहनत करें तो कुछ तो स्पेशल रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और शेयर तो एकदम ज़रूरी ही कर दीजिए क्योंकि अभी ज़रूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एवोल्यूशन फिजिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।